चलो, है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आज जो हमारा सेकंड लेक्चर है वो किस पे है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, है ना, ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। कल हम लोग क्या देखे? राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड, और जो प्री इंस्टीट्यूशंस थे किसके पहले, बिफोर कांग्रेस। ठीक है, तो ये है ना, हम लोग कल उतना देख चुके हैं। तो हमको ये समझ में आया है कि एक जो पृष्ठभूमि जो तैयार हुई है किसकी, कांग्रेस की स्थापना की, वो हमको अब यहाँ पे क्या देखना है, आगे देखना है कि सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो यहीं से है, किस तरीके से कांग्रेस आई। कांग्रेस आने के बाद जो है फिर हम किस तरीके से इसको पूरे नेशनल मूवमेंट को रेगुलेट करते रहे इस संस्था के साथ में, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक मतलब एक कहना चाहिए कि जो है कि स्टोन मील कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, माइल स्टोन बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, माइल स्टोन, है ना, एक मील का पत्थर जो साबित होता है वो यहाँ से चालू होता है। कांग्रेस के आने के बाद पूरे नेशनल मूवमेंट में क्या हुआ, एक अलग सा अध्याय चालू होता है जिसमें हम अंग्रेजों की नीतियों में, है ना, व्यापारियों की नीतियों में, उदारवादियों की नीतियों में, और दूसरे एक निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, इस सब का कंट्रीब्यूशन देखते हैं और किस तरीके से नेशनल मूवमेंट को कांग्रेस लीड कर रही थी, ये देखते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना पर है, उसको हम लोग आप यहाँ से कंटिन्यू देखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या देखने वाले हैं हम लोग? सबसे पहले इसका परिचय और उद्देश्य की, इसका उद्देश्य क्या था, इसका परिचय क्या था, ठीक है, मतलब किस कारण से कांग्रेस की स्थापना हुई, है ना, या ऐसी कौन सी वजह आ गई थी कि कांग्रेस की स्थापना करना पड़ा हमको। ठीक है, ऐसा हम उसको देखेंगे। एक विभिन्न मत, मतलब कांग्रेस की स्थापना को लेकर क्या क्या मत थे, कौन कौन क्या क्या समझते थे, लाला लाजपत राय की नजरों में क्या था, तिलक की नजरों में क्या था, विपिन चंद्र पॉल की नजरों में क्या था, सबको एक स्टेटमेंट वाइज हम लोग देखेंगे। आरंभिक अधिवेशन कौन कौन से, कुछ इंपॉर्टेंट जो सामने सामने के कहना चाहिए कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठवे कुछ अधिवेशन हुए हैं, कुछ उसमें स्टार्टिंग फेजेस हैं कांग्रेस को लेकर, उसमें हम क्या चर्चाएं थी वो थोड़ा बहुत देखेंगे, और फिर आखिरी में रिस्पांस क्या आया, और रिस्पांस आने के बाद प्रकृति और उद्भव जो है ना, कि नेचर एंड एवोल्यूशन, कि मतलब इसके बाद, है ना, कांग्रेस में किस तरीके के उसके नेचर में चेंज आने लगा, ठीक है, किस तरीके का एवोल्यूशन होने लगा, उसको हम लोग को यहाँ पर देखना है। ठीक है, लेकिन सबसे मस्ट क्या है, इसका रिस्पॉन्स क्या था। ठीक है, रिस्पांस, और दूसरा क्या कि जो इसमें अलग अलग ओपिनियंस जो दिए गए कांग्रेस को लेकर, वो एक मस्ट है, और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये आपका इतने डायमेंशंस पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं सबसे पहले हमारे फर्स्ट डायमेंशन की ओर। इसके ऑब्जेक्टिव्स इंट्रोडक्शन पे जब हम लोग आते हैं तो कांग्रेस, कांग्रेस जो है वो, यह वर्ड जो है वो कहां से आया है, नॉर्थ अमेरिका से आया है। कहां से आया? नॉर्थ अमेरिका से या उत्तरी अमेरिका से यह शब्द आया है कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब होता है समूह। क्या मतलब होता है? समूह। ठीक है, अब कांग्रेस में की जो स्थापना है वो 28 दिसंबर 1885 में हुई, लेकिन इसके पीछे था कौन? इसके पीछे थे ए ओ ह्यूम। कौन थे? ए ओ ह्यूम, एल्विन ऑक्विन ह्यूम। ठीक है, ये एक आईसीएस ऑफिसर था, है ना, क्या इंपीरियल सिविल सर्विस का ये अधिकारी था, एक आईसीएस ऑफिसर था, और मुख्य रूप से एक पक्षी विशेषज्ञ भी था। क्या था? पक्षी विशेषज्ञ, है ना। आप लोग एक चीज नोट करके रख लिया रहना है, बहुत सामान्य से जनरल नॉलेज है, भारत का पहला पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ना, भारत का पहला पक्षी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है ना, मालूम है किसी को? मेरे को मालूम था खोज के लाओ। ठीक, तो ये क्या था, एक पक्षी विज्ञानी था और एक आईसीएस ऑफिसर था, और इस समय कहां था? शिमला में। कहां था? शिमला में। ठीक है, हुआ क्या था समझना, कहानी बता रहा हूं। 1857 की क्रांति के बाद हर अंग्रेज अधिकारी अलर्ट था, ठीक है, कि दोबारा इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए, है ना। 1857 के विद्रोह के बाद कुछ पत्रों का जखीरा किसके हाथ में लगा, है ना, कुछ पत्रों का अलग अलग लेटर्स किसके हाथ लगे? एल्विन ऑक्विन ह्यूम के, या एओ ह्यूम के हाथ लगे। एओ ह्यूम जो है
इन पत्रों को जब देखता है तो इसमें ना कुछ कूट भाषाओं के होने का उसको संदेह होता है। और ये पत्र एक जगह से दूसरे जगह पे जा, क्योंकि उस समय हम ये जानते हैं कि जो पत्र लेखन आदि सब की जांच हो रही थी उस समय कंप्लीटली, जितने भी लेटर्स लिखे जा रहे थे, है ना, या प्रेस में कुछ छप रहा था, सबकी सरकार क्या कर रही थी, निगरानी कर रही थी। तो ऐसे ही कुछ जो लेटर्स थे वो किसके हाथों लगे, एओ ह्यूम के हाथों लगे, और उस लेटर्स को जब वो पढ़ता है और देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि यहाँ हो संभवतः कुछ कूट भाषा में लिखा होगा, है ना। जैसे समझ लेना कि ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, ठीक है, कि तुम मेरी जिंदगी हो। तो हो सकता है कि ये जो प्रेम कहानी जो बात कर रही है वहां पे मामला कुछ उल्टा है ना। अब ये किसी क्षेत्र से आया है और ये कह रहा है कि यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा जो नीतियां जो संचालित की जा रही है उससे व्यापक असंतोष है और शीघ्र ही हमें कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देनी होगी, ऐसा भी लिखा हो सकता था। तो इस तरीके की जब चीजें कौन देखता है, एल्विन ऑक्विन ह्यूम देखता है, तो उसको लगता है कि कितने सारे असंतोष जो हैं, है ना, वो किस में है, भारतीय जनमानस में है, भारतीय जनता में है। और इसके लिए, है ना, जब तक हम कोई प्रयास नहीं करेंगे तो हो सकता है कि 1857 की क्रांति से ज्यादा कोई बड़ी क्रांति भारत में हो, और हो सकता है कि अब के बार अंग्रेजों को बचने का भी रास्ता ना मिले, अंग्रेजों को भी बचने का रास्ता ना मिले, ऐसा अंदेशा लगा लेता है। और इसी बात को लेकर एल्विन ऑक्विन ह्यूम किसके पास जाता है, तत्कालीन समय के वायसराय या तब के समय के वायसराय, जिनका नाम क्या था, लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। 1883 के समय से, ये 84 से क्या थे, भारत में वायसराय थे, है ना। और कब तक रहे, 88 तक रहे। कब तक रहे, 88। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन ये जानते थे कि एओ ह्यूम जो है वो ब्रिटिशर्स के प्रति या महारानी के प्रति एक समर्पित है। दूसरा, वह ये भी जानते थे कि वो भारतीयों के प्रति संवेदनशील भी है। मैं उसे किसी भी प्रकार से मना करूंगा या किसी प्रकार से उसे रोकने का भी प्रयास करूंगा तो भी एओ ह्यूम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेगा और किसी न किसी प्रकार से वो भारतीयों की संवेदनाओं के लिए कोई ना प्रयास जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे वो काम कर चुका था। कौन, एओ ह्यूम। डफरिन एक रास्ता निकालता है और डफरिन ये कहता है एओ ह्यूम को कि आप एक ऐसी अखिल भारतीय संस्था की स्थापना कीजिए, है ना, एक ऐसे ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म या एक ऑल इंडिया मंच देने का काम किसको कीजिए, भारतीयों को कीजिए, जिससे भारतीयों के बीच में जो असंतोष है, जो उनकी मांगे हैं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचती रहे। समझ आया, ठीक है। अब ये किस तरीके से काम करता था इसको लाला लाजपत राय ने बहुत अच्छे से समझाया, उसके लिए एक अलग से सिद्धांत दिया है, तो उसमें आप लोग देखेंगे, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो क्या दिमाग आया उसको कि भारतीयों के बीच में जो असंतोष है वो कैसे हम तक आएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, आप भारतीयों को एक ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म दे दो, एक मंच दे दो जो भारतीयों के बीच का हो, भारतीयों का हो, उसमें हमारा सहयोगात्मक रवैया रहेगा और वो पूरी बातें हम तक पहुंचाते रहेंगे। ये एक सीधा सीधा रास्ता किसने बनाया था, डफरिन ने बनाया था। और ये बात किसको समझ में नहीं आई तत्कालीन समय में, एओ ह्यूम को नहीं आई, ठीक है। किसको नहीं आई, एओ ह्यूम के साथ में उसने खेल लिया था, है ना, खेला हो गया समझो। अब इसने क्या करवा लिया, एक संस्था स्थापित कराने का एक उद्देश्य किसको दे दिया, एल्विन ऑक्विन ह्यूम को। सबसे पहले एक ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म के लिए, एक ऑल इंडिया संस्था के लिए अपनी पत्रिका पीपल्स फ्रेंड, जनता का मित्र, इसमें इसने क्या किया, प्रकाशन किया अपने इस उद्देश्य का कि हम क्या करेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या संघ की स्थापना करेंगे, ठीक है। एक ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म के बारे में इसने किया जो भारतीयों के हितों के लिए क्या करेगा, कार्य करेगा, उनके राजनीतिक जागरूकता के लिए काम करेगा और विभिन्न प्रकार के अपने विषयों और मुद्दों को किस तक पहुंचाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। ऐसा इसने इन्होंने अपने, है ना,
पीपल्स फ्रेंड नाम की मैगजीन में इस बात को लिख दिया था। ठीक है, सभी लोग प्रेरित हुए, इनके साथ जुड़ना प्रारंभ किए। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, डफरिन जो है ये जानता था कि यह जो मैं काम कर रहा हूं वो मैं हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की भलाई के लिए, ये जो सोच करके उसने परमिशन देता है एओ ह्यूम को, तो ये थोड़ा सा पासा उल्टा पड़ता है। ठीक है, कैसे उल्टा पड़ता है, यहां पे इसने एक लाइन ऐड कर दी, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। एक स्टेटमेंट दिया है कांग्रेस की स्थापना को लेकर, है ना, क्या कहा है उसको कांग्रेस को, सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था या माइक्रोस्कोपी माइनॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक क्या है, यहां पे ये जो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जो ये कह रहा है डफरिन, उसका मतलब एक कुलीन वर्ग से, पर्टिकुलर कुलीन वर्ग जो हायर क्लास है, हायर सोसाइटी है। जैसे मान लीजिए आप लोग बहुत अमीर हो, ठीक है, अब जैसे अंबानी बोलेंगे अपन लोग, अडानी बोलेंगे, तो इस लेवल के कुछ ही लोग होंगे ना, बहुत लोग होंगे क्या, नहीं। बहुत बिलीनियर्स मिलीनियर्स की हम बात करेंगे तो वो कुछ ही लोग होंगे ना, सीमित लोग होंगे, ये उनको गिन रहा है। भारत के वो कुलीन वर्ग जो उच्च वर्गों में शामिल हैं, जो कुलीन वर्ग हैं, अभिजात्य जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उतने तक ही ऊपरी सतह तक रहने वाली संस्था, किसको कह रहा है, कांग्रेस। क्योंकि वही लोग क्या करेंगे, कांग्रेस को चलाएंगे, वही लोग कांग्रेस की में जो जितनी बातें आएंगी उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट तक लेके आएंगे। इसलिए डफरिन ने इस तरीके का वर्ड यूज किया, है ना, गंदी चीज, चीज चीज जानते हो ना, है ना, तो गंदी चीज ऐसा टाइटल मिला है कांग्रेस को बाद में। ठीक है, डफरिन ये सोचकर इस संस्था का गठन करने को कहता है ताकि अंग्रेजों के पास हर चीजों का क्या रहे, या कौन सी बात किस वर्ग पर असंतोष है, कौन सी मांग कहां से रखी जा रही है, ऐसी सारी बातें किस तक पहुंचनी चाहिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की बड़ी घटना से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट तैयार रहे। ये इसके दिमाग में था डफरिन के। ठीक है, अब एओ ह्यूम ने तो एक्शन ले लिया था, एक अखिल भारतीय संस्था की स्थापना का उसने बीड़ा उठा लिया था। तो अब यहां पर सबसे पहले जो घोषणा है, जो मैंने कह रहा था, कहां, ये पीपल्स फ्रेंड जो पत्रिका है, इसी पत्रिका में 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन, लिख लेना, इंडियन नेशनल यूनियन या भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना का लक्ष्य बताया या उद्देश्य बताया, है ना। 1884 में क्या हो गया, इंडियन नेशनल यूनियन का गठन हो गया। ठीक है, यहां पे कांग्रेस का गठन हम कब देख रहे हैं, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, ये उसने रख दिया। अब क्या हुआ, इसका जो पहला अधिवेशन जो होना था, सबसे पहले प्रस्तावित कहां था, पुणे में। कहां प्रस्तावित था, पुणे में प्रस्तावित था। और यहां पर प्लेग कमिश्नर की हत्या कर दी गई थी, है ना, प्लेग यहां बहुत फैला हुआ था पुणे में, इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम को, पूरे अधिवेशन को शिफ्ट कहां किया गया, बॉम्बे। कहां शिफ्ट किया गया, बॉम्बे शिफ्ट किया गया या बंबई में शिफ्ट किया गया। ठीक है, इस अधिवेशन को। तो प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ बंबई के, ये नाम याद रखना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, संस्कृत विद्यालय है बेसिकली। ठीक है, कहां हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है, ये विद्यालय भी लिखता है ना कभी कभी, ध्यान में रख लेना। ठीक, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, यहां पर यह अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने क्या लिया, हिस्सा लिया। कितने सदस्यों ने, 72 सदस्यों ने। ठीक है, कितने सदस्यों ने, 72 सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, और इन 72 सदस्यों में दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ तेलंग, फिरोज शाह मेहता, सुब्रमण्यम अय्यर, दिनशा वाचा, रहीमतुल्ला सयानी, वीर राघवाचारी, और इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि इस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा बनाई गई एक संस्था, इसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या नाम था, कॉन्फ्रेंस। इस संस्था, ये जो संस्था है 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बनाई थी। किसने बनाई थी,
सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ठीक है। और इसी संस्था का दूसरा अधिवेशन, कौन सा नंबर का? दूसरा नंबर का अधिवेशन कहां चल रहा था इस समय? कलकत्ता में। कहां हो रहा था? कलकत्ता में इसी समय, इसलिए इसमें क्या नहीं हो पाए, वो शामिल नहीं हो पाए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। कारण ये था। दूसरा इसमें एक नाम छूट गया है, बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम था? बदरुद्दीन तैयब जी। तो दो मुस्लिम लोग जो हैं, या दो मुस्लिम व्यक्ति जो हैं इसमें शामिल होते हैं, एक रहमतुल्लाह सयानी और दूसरे व्यक्ति कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। ऐसे दो लोग इस पहले अधिवेशन में शामिल थे। कुल 72 सदस्यों के साथ में यह अधिवेशन क्या हुआ? स्टार्ट, ठीक है। इस अधिवेशन में कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने उसका नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, या इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी या WC बनर्जी, ठीक है। और बता रहा हूं ये पहले ईसाई अध्यक्ष। क्या है? ईसाई। क्या थे ये? क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, ठीक है। तो ध्यान रख लो, क्या कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ है? 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885। जोर से बोलो, एक बार जोर से बोलो। भारत माता की, तो ऐसे जोर से निकलना चाहिए, ठीक। कहां हुआ? बंबई में। कहां हुआ? बंबई में। कौन से कॉलेज में? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ठीक, बंबई में। ध्यान में रखना। इसमें अध्यक्ष और सदस्य कौन कौन बने? तो अध्यक्ष कौन बना? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। यहाँ पे ह्यूमस हो गया, ये ह्यूम है केवल ना। इसके महासचिव कौन बने? एओ ह्यूम बने। और एओ ह्यूम 1906 तक क्या रहे? महासचिव रहे। कब तक रहे? सन 1906 तक एओ ह्यूम क्या रहे? इसके महासचिव रहे। और उसके बाद, है ना, एओ ह्यूम के बाद जो महासचिव बना वो सन 1907 का, वो 7 से वो कौन थे? दिनशा एल्दुज वाचा। क्या नाम था? दिनशा वाचा, याद रखो, एल्दुज नाम भूल जाओगे। दिनशा वाचा 1907 के बाद क्या बने? महासचिव बने कांग्रेस के, ठीक है। और पहले आजीवन सदस्य भी कौन है? एओ ह्यूम है। कांग्रेस के पहले आजीवन सदस्य कौन है? एओ ह्यूम, ठीक है। ये PDF मिलेगा बेटा, एकदम टेंशन मत लो, है ना। एकदम हर चीज को लिख ले ऐसा नहीं है ना। नोट्स तो मिल रहा है, डल रहा है ऐप में, सुबह की क्लास भी डल गई ना, है ना। नोट्स भी मिल गया, हाँ, तो टेंशन मत लो, लिखो लो ज्यादा लिखने का। जो समझा रहा हूँ उसको मेन पॉइंट जो इसमें नहीं लिखा वो बस लिखना, ठीक है। बाकी टेंशन मत लो, ठीक। 72 सदस्य शामिल हुए। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। पहले ईसाई अध्यक्ष इन्हीं को मानते हैं हम, मानते ना क्या? इन्हीं ईसाई अध्यक्ष थे पहले। ये इन्होंने ईसाई धर्म क्या किया था? ग्रहण किया था। और व्योमेश चंद्र बनर्जी को कांग्रेस का पहला ईसाई अध्यक्ष हम मानते हैं, ठीक है। और 1833 में एक चीज ध्यान में रखना, सांप्रदायिकता का जब उदय एवं विकास हम लोग पढ़ेंगे, तो सांप्रदायिकता के उदय और विकास में जब पढ़ने के दौरान ना मैं बताऊंगा कि अलीगढ़ आंदोलन जो प्रारंभ हुआ, जिसमें हम सर सैयद अहमद खान का इंपॉर्टेंस देखते हैं, तो 1883 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की स्थापना को लेकर किया था। उनका यह मानना था कि कांग्रेस जो है वो बहुसंख्यक या बहुलवादी हिंदुओं की संस्था है, मुसलमानों को इसमें कोई स्थान और अधिकार नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने एक अलग संस्था बना ली थी, है ना। मतलब हिंदू मुस्लिम एकता के बीच ना गहरी दरार पैदा किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। इसीलिए उन्हें भारत में अलगाववाद का जनक कहा जाता है, या सांप्रदायिकवाद का जनक कहा जाता है, या सांप्रदायिकता का जनक, सॉरी, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। वो एक गहरी दरार उन्होंने खींची थी यहाँ पर। जबकि इस पूरे कांग्रेस का जिसका पहला अधिवेशन जो हुआ, उसका पहला अध्यक्ष ही क्या था? ईसाई था, हिंदू नहीं था। क्या नहीं था? ईसाई था, ठीक। और इसका महासचिव कौन बना? एओ ह्यूम बना। ये आजीवन, पहला आजीवन सदस्य भी है, ठीक है, पहला आजीवन सदस्य भी है। पहला महासचिव बना, 1906 तक रहा। और 1907 में कौन बना इनकी जगह? फिर दिनशा वाचा। 1907 में दिनशा वाचा क्या बने? कांग्रेस के महासचिव बने। क्लियर है? समझ में आया यहां तक, है ना। यहीं से प्रश्न आएगा छोटा। एक तो अधिवेशन कब हुआ पूछता है, दूसरा कहां हुआ पूछता है,
प्लेस पूछेगा या तो फिर स्कूल कॉलेज का नाम पूछता है, ठीक है। इससे पहले कहाँ प्रस्तावित था बोल पूछेगा तो क्या बताओगे, पुणे में था, ठीक। कौन अध्यक्ष बना, पहला अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का पूछेगा तो क्या बताओगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। महासचिव पहला कौन है बताओगे, एओ ह्यूम, ठीक है, एओ ह्यूम, ठीक है, उसका गलत से लिखा है, ठीक, क्लियर। और कितने सदस्य थे, 72 सदस्य शामिल हुए, है ना। चलो अब यहाँ पे इसका वर्क और इसके नामकरण आदि पे सबसे पहले चर्चा हुई, ठीक है। ये कौन है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई कुछ बातें लिखने और चर्चा करने से पहले दादा भाई नौरोजी कौन है। दादा भाई नौरोजी को एक बड़े उदारवादी नेता के रूप में हम जानते हैं। द ग्रेट ओल्ड मैन या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया भी नहीं कहा जाता है, ठीक है। इन्हें भारत का पितामह भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे वरिष्ठ व्यक्ति कौन है कांग्रेस में, दादा भाई नौरोजी। मतलब जहां दादा कोई अध्यक्षीय पद को लेकर जब विवाद हो तो वहां दादा भाई नौरोजी को क्या बना दिया जाता, अध्यक्ष बना दिया जाता, ताकि सारा विवाद समाप्त हो जाए, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, सबसे वरिष्ठ और सीनियर माने जाते, ठीक। इस समय इंडियन नेशनल यूनियन या भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो स्थापना हुई, इसके नाम को लेकर चर्चा हुई। दादा भाई नौरोजी ने सलाह दिया कि इस संस्था का नाम हम क्या रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखेंगे। और कांग्रेस वर्ड कहां से आया बताया मैं, नॉर्थ अमेरिका से या उत्तरी अमेरिका से, जिसका मतलब होता है व्यक्तियों का समूह, ठीक है। तो कांग्रेस, इन्होंने क्या नाम दिया इसे, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यह संस्था किस नाम से जानी जाएगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम से जानी जाएगी। क्लियर है, एकदम क्लियर है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम से यह संस्था जानी जाएगी। और यह सलाह किसने दिया, दादा भाई नौरोजी। प्रश्न फिर बना लो, क्या प्रश्न बनेगा कि दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इंडियन नेशनल यूनियन का नाम क्या रखा गया, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसकी सलाह पर रखा गया, ठीक है। तो क्या ना आएगा, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। इन्होंने विभिन्न भागों के नेताओं को एकजुट करने का क्या किया काम किया। इसका जो संस्था का उद्देश्य जो उन्होंने बेसिकली रखा क्या, कि विभिन्न भागों के नेताओं को एकजुट करना, पहला। दूसरा, राष्ट्रीय एकता का विकास करना। तीसरा, समस्याओं पर विचार विमर्श और सिफारिश पर निवेदन करना। इस संस्था ने कुछ 9 मांगों का एक प्रारूप बनाया, एक 9 पॉइंट्स डिमांड बनाया था कांग्रेस ने, जिसमें प्रमुख उद्देश्य यह था कि सबसे पहले विधानमंडलों का विस्तार हो, जो प्रशासनिक और सैनिक व्यय है वो कम हो, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे की भी इन्होंने बात की थी। इस तरीके से कुल जो 9 बिंदुओं पर क्या किया था, कांग्रेस ने डिस्कशन किया था, जिसपे उन्होंने क्या रखा कि ये हमारे 9 पॉइंट्स है, जो किसके सामने डिमांड के रूप में रखी गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रखी गई, ठीक है। यहां से इसका नामकरण हो गया। इसके मांगों में 9 मांगों का क्या प्रारूप बना, एक ड्राफ्ट बना, डिमांड बने। इसका उद्देश्य क्या हो गया, सभी भागों के नेताओं को जोड़ना। मतलब अब एक यूनिफाइड एक पॉलिटिकल एजेंट क्या कहना चाहिए कि प्लेटफॉर्म तैयार हुआ कांग्रेस के रूप में, जो पूरे वर्ग के अलग अलग नेताओं को जोड़ेगा भी, और फिर विभिन्न क्षेत्रों से। लेकिन शुरुआती दौर पर हम ये देखते हैं कि कांग्रेस को अगर डफरिन ने एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा ना, तो उसके लिए वो एकदम परफेक्ट लाइन भी हो गया था। क्यों, क्योंकि वो निम्न स्तर पर या मध्यम वर्ग तक तो उतरा ही नहीं था कांग्रेस 15 साल तक, है ना, 15 साल तक, ठीक। अब यहाँ पर समस्याओं ये क्या, राष्ट्रीय एकता पर, एकता का विकास करना, मतलब जो राष्ट्रवाद की बात हम कर रहे हैं ना शुरू से, राष्ट्रवाद की उदय की, है ना, तो यहाँ पर राष्ट्रीय एकता के विकास की बात रखी गई। दूसरा क्या, कि समस्याओं पर विचार विमर्श और सिफारिश और निवेदन होगा, कोई आंदोलन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, आंदोलन नहीं होगा, ठीक है। और कई लोगों ने इसमें साथ भी दिया है कि हम आंदोलन नहीं करेंगे, धरना नहीं करेंगे, है ना, हम कोई क्या नहीं करेंगे, किसी पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें सिफारिश के लिए या फिर उसमें सुधार के लिए हम क्या करते रहेंगे, बार बार और बार बार, ठीक है, ज्ञापन, स्मरण, प्रार्थना, याचिकाएं, यही करेंगे। ये इनका क्या बन गया था, माध्यम बन गया था, ठीक है। यही इनके लिए गलत हुआ बाद में, ठीक। द इंडिया मिरर, है ना, कलकत्ता समाचार पत्र है कलकत्ता का, उसने इस संस्था को 2 टाइटल दिए, है ना। एक, प्रथम राष्ट्रीय सभा से संबोधित किया है इसको कि ये भारत की पहली राष्ट्रीय सभा है ना, जो अधिवेशन हुआ। और दूसरा, भविष्य की संसद का केंद्र है ये कहा,
ठीक है, सही बात हुई दोनों चीज। बाद में भविष्य के में संसद का क्या बना है, बड़ा केंद्र बना है। ठीक है, कौन, कांग्रेस। समझ में आया यहाँ तक? इसमें जो पॉइंट्स है कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। ठीक, अब यहां पर कांग्रेस की उत्पत्ति से संबंधित कुछ क्या है, मतभेद है। उन मतभेदों को हमको क्या करना है, थोड़ा सा देखना है क्या क्या मतभेद हुए। सबसे पहले एक सिद्धांत आता है सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, या लाला लाजपत राय ने इसको दिया था। लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में इसका सिद्धांत को पूर्ण रूप से अपने लेख में प्रकाशित किया। ठीक है, इस लेख को सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, कि अब सेफ्टी वॉल्व यूज कहां होता है। ठीक है, सेफ्टी वाली यूज कहाँ होता है, प्रेशर कुकर में। कहाँ यूज होता है, प्रेशर कुकर में। अब समझना उन्होंने सेफ्टी वाल्व क्यों कहा है इसको। दूसरा एक लाइन और कहा था लाला लाजपत राय ने इसी के लिए, कि कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क या दिमाग की उपज है। क्या कहा था, कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। ठीक है, किसने कहा था, लाला लाजपत राय। दूसरा एक और क्या सिद्धांत दिया है, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत, है ना, या सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, या सुरक्षा का पार्ट का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या है अब समझना, प्रेशर कुकर में एक क्या होता है, वाल्व होता है, सेफ्टी वाल्व। अगर क्या हुआ है ना, प्रेशर कुकर का प्रेशर जो है हाई हो गया, तो उसको ब्लास्ट होने से बचाने के लिए क्या रहता है, वहां पर एक वाल्व होता है जो सबसे पहले फटता है वहां से, और वहां से प्रेशर रिलीज हो जाता है। ठीक है, सुरक्षा वाल्व, है ना। घर में प्रेशर कुकर होगा ना, उस प्रेशर कुकर में देखना ना एक वो लगी रहती है, वॉल टाइप की लगी रहती है, क्या है वो, सुरक्षा वाल्व। ठीक है, सेफ्टी वाल्व। समझ में आया यहाँ तक, है ना। अब क्यों उसको यूज कर रहा था, अब समझना कि भारत में इस समय जो असंतोष फैला हुआ है, या भारत अगर एक प्रेशर कुकर की तरह है, ठीक है, या सॉरी भारत, ब्रिटिश भारत की बात करेंगे ना, है ना, जिस शासन कौन कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है, अंग्रेज कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, तो पूरा प्रेशर कुकर कौन है, ब्रिटिशर्स है। नीचे आग जो आ रही है वो क्या है, ब्रिटिश नीतियां हैं। अंदर कौन उबल रहा है, भारतीय। ठीक है, कौन उबल रहा है, भारतीय। जो असंतोष है, उस असंतोषों का प्रेशर बढ़ रहा है भारतीयों में। ठीक है, और अगर वो असंतोषों का जो प्रेशर है अचानक फट पड़ेगा, तो पूरा ब्रिटिश भारत क्या हो जाएगा, समाप्त होगा, ब्लास्ट होगा उसमें। क्लियर है ये, है ना। हम ऐसे ही देख सकते हैं ना उस नजरिए को, एग्जाम्पल से समझो तो, एक प्रेशर कुकर की तरह एग्जाम्पल में समझो, दिमाग में इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ा होगा। लेकिन अब वो प्रेशर रिलीज करने के लिए किसको यूज किया गया है, कांग्रेस को। किसको यूज किया गया है, कांग्रेस को। अब कांग्रेस जो है, जनता में जो भी असंतोष है, अब जैसे मान लीजिए आपने ने किसी को एक मंच बना लिया, आप लोगों ने, हम अपनी ये मांगे उठाएंगे, है ना, अलाना फलाना ढिमका संस्था। ठीक है, अब उस अलाना फलाना ढिमका संस्था में आप फलाने फलाने क्या ले आए, मुद्दे ले आए। ठीक है, नहीं मेरे को इस सड़क की सुधार की व्यवस्था चाहिए, मैं टैक्स देता हूँ, लाइट नहीं आ रहा है, नल नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, दुनिया भर का कोई ना कुछ मुद्दा ले आए। ठीक है, पीएससी सुधार के लिए भी लोग कई तरीके के मंच खड़े कर चुके थे, है ना, हो गया। अब क्या, इन बातों को लेकर हम किसके पास जाएंगे, अंग्रेजों के पास जाएंगे, जाएंगे। चाहे लगान की बात हो, चाहे सैनिकों और प्रशासन में अत्यधिक खर्च करने की बात हो, है ना, प्रशासनिक सुधार की बात हो, इन तमाम मांगों को और विषयों को लेकर हम किसके पास जाएंगे, अंग्रेजों के पास जाएंगे। ठीक है, तो जनता को क्या लग रहा है कि हमारी मांगे रखी जा रही है, हमारी मांगों को कौन सुन रहा है, सरकार सुन रहा है, ये सरकार सुन रही है, होगा, ध्यान जाएगा ना। आप लोग की चार लोगों की बातें, आप लोग मान लीजिए आप लोग ने मुझे कुछ बता दिया, यहाँ सुप्रीम अथॉरिटी तक पहुंचाना है, आपको क्या लगा कि हमने आशीष सर को बता दिया, अब वो अब सुप्रीम अथॉरिटी तक या जहां तक बात पहुंचनी है वहां तक बात पहुंचा रहे हैं। ठीक है, यही हो रहा है, उसका रिजल्ट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तब लाला लाजपत राय ने कहा था कि ये केवल और केवल कांग्रेस को एक सुरक्षा वाल्व की तरह क्या किया गया है,
प्रयोग किया गया है। किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है या मस्तिष्क की उपज है। ठीक है, और क्यों कहा उसको? क्यों कहा? थोड़ी देर पहले बताया, क्योंकि डफरिन जानता था कि अगर किसी भी प्रकार से मैं भारतीयों की संवेदनाओं को लेकर कोई टिप्पणी या किसी प्रकार का मैं मनाही अगर एओ ह्यूम को करता हूं तो भी वो प्रयास करेगा। लेकिन उसने क्या कहा कि एक अखिल भारतीय संस्था का निर्माण करो जो भारतीयों की मांगों को किस तक पहुंचाते रहे, कांग्रेस ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाते रहे, जिससे जनता का असंतोष दबता रहेगा। ठीक है, ये किसके दिमाग की उपज है? डफरिन की। एओ ह्यूम ने संस्था फॉर्म जरूर की, लेकिन एओ ह्यूम के इस काम के पीछे दिमाग किसका था? डफरिन का था। किसका था? डफरिन, है ना। और डफरिन जो पॉलिसी उसने चलाई या जिस तरीके की रणनीति उसने खेली, किसके साथ में? एओ ह्यूम के साथ में, वो सही साबित हो गई। कांग्रेस के साथ में लगभग 15 वर्षों तक हम लोग क्या देखते हैं कि या एक लंबे समय तक हम लोग ये देखते हैं कि वह जनता की बातों को क्या करती रही? ब्रिटेन की सरकार तक पहुंचाती रही। और ब्रिटेन हाँ, इसको आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, ऐसे लंबे समय तक चलाती रही। और जनता इसी उधेड़बुन में रही कि आज नहीं तो कल होगा। ठीक है, बातें हमारी पहुंच रही है। ठीक है, और जो हो सकता है कि एक विद्रोह खड़ा होता या विरोध चालू होता, वो और क्या हो गया? लंबा 15-20 वर्षों तक और खसक गया, खसक गया, है ना। एक लंबा दौर और निकल गया। 200 साल की हमने क्या झेली? गुलामी झेली, है ना। क्योंकि हमने अपने प्रतिशोधों का बदला लेने में क्या किया? देरी किया। ठीक है, सॉरी, प्रतिशोध और बदला तो एक ही वर्ड हो गया, है ना। अपने असंतोषों का प्रतिशोध लेने के लिए या बदला लेने के लिए हमने क्या कर दी? देरी कर दी ना, है ना। यही तो हुआ। तो इसीलिए जो कांग्रेस जो है उसको सुरक्षा वालों के सिद्धांत के तौर पर कौन देखता है? लाला लाजपत राय। दूसरा क्या कहते हैं? कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज है। तो ध्यान में रखना, दोनों स्टेटमेंट जब प्रश्न पूछेगा, ये स्टेटमेंट या कथन किसका है या किस संस्था के लिए कहा गया, तो कांग्रेस के लिए कहा गया। और किसने कहा है अगर पूछता है तो कौन क्या आएगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। भारत माता की। हाँ, ठीक। अगला सिद्धांत आता है किसका? तड़ित चालक का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? तड़ित चालक का सिद्धांत। तड़ित चालक का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था और कांग्रेस के सदस्यों ने इसे कहा। ठीक है, किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, अब क्या है तड़ित चालक? तड़ित चालक जानते हो कि नहीं जानते हो? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, तड़ित चालक। अरे घरों में तड़ित चालक यूज नहीं करते हैं क्या? आकाशीय बिजली को धरातल में पहुंचाने के लिए एक कंडक्टर का यूज करते हैं। अर्थिंग वर्थिंग, अर्थिंग जो तार नहीं जोड़ते हैं घरों में, हाँ, जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं? हाँ, कि अचानक आकाश बिजली कड़का कुछ हुआ तो भाई अचानक कोई भी हमारा घर का उपकरण जो है, बिजली से चलने वाला उपकरण खराब ना हो, इसलिए मीटर के और जो इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से हमारी सप्लाई होती है वहाँ से एक लंबी जीआई तार लेके हम वो पहले पुरानी पद्धति वाले अनुसार गिट्टी कोयला वगैरह रेत वेत करके ऐसे कई गड्ढे वड्ढे हम डालते थे, है ना, करते थे ना ऐसा। अब आजकल तो खैर पूरा वो आता है, इंस्ट्रूमेंट आता है उसका, सीधा एक साथ फिट करना रहता है गड्ढा करके, है ना। और बड़े बड़े टावर्स, पानी की टंकी, उसमें यूज होता रहता है। देखे हो कि नहीं देखे हो, है ना। तो उसको देखना, और उसका एनसीईआरटी में कैसे तड़ित चालक आया उसका भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाता है, उसको देखो एनसीईआरटी के वीडियोस को। ठीक, तो तड़ित चालक क्या कि गोपाल कृष्ण गोखले का और कुछ संभ्रांत जो कांग्रेसी थे, उदारवादी थे, उनका यह मानना भी है कि चलो लाला लाजपत राय ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है सुरक्षा वालों के सिद्धांत पर काम कर रही है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इस सिद्धांत को अगर हम लोग मान भी लें तो भी जो कांग्रेस में जो उदारवादी नेता हैं उसे इस तौर पर देख रहे थे कि अगर हम किसी प्रकार का विरोध कांग्रेस की तरफ से होता है या कांग्रेस की तरफ से कोई दबाव आता है और जो अंग्रेजी सरकार की जो दमन नीतियां जो चालू होगी वो कांग्रेस के माध्यम से क्या हो जाएगी? दब जाएगी। ठीक है, मतलब उस दमन का प्रभाव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कांग्रेस तो सारी बातें किस तक पहुंचा रही है?
हाँ, अंग्रेज तक तो पहुंचाए रहे। तो इस तरह पे मतलब वो जो कांग्रेस कहना चाहिए अंग्रेजों की जो दमन की नीतियां होती या उसका दमनकारी जो व्यवहार होता, वो कांग्रेस के माध्यम से कहाँ चली जाती, इधर आता चली जाती। उसकी दमनकारी नीतियों से बचने के लिए एज अ तड़ित चालक यूज हुआ कांग्रेस, है ना। किसके, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से बचने के लिए कांग्रेस को, है ना, तड़ित चालक के रूप में क्या होना पड़ा, प्रयोग होना पड़ा। ऐसा किसका मानना है, गोपाल कृष्ण गोखले के, है ना। क्लियर है यहाँ पर, ठीक। अगला क्या कहता है कि अभिजात्य वर्गीय आकांक्षाओं का एक मूर्त रूप था। अभिजात्य वर्ग कहना चाहिए कि हम लोग जब देखते हैं कि बंगाल में कई छोटी छोटी संस्थाएं बनी, मद्रास में बनी, बॉम्बे में भी बनी, एक जो कहना चाहिए कि एलिट क्लास जो है, ठीक है, या जिसको हम लोग आर्टिस्ट की क्रिटिक क्लास जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, एक एलिट वर्ग, है ना, एलिट क्लास जिसको हम सरल टर्म में अगर यूज करें, तो अभिजात्य वर्ग को संतुष्ट करने की या उसकी एक उसको एक प्लेटफॉर्म मिलने की जो बार बार वो डिमांड करता है, ठीक है, उसके लिए बस कांग्रेस एक महत्वपूर्ण मूर्त रूप में दिख गया उसको सामने। जो बड़े लोग थे, है ना, जिनको अपनी बातें रखनी है जनता के बीच में, जिनको लीडरशिप दिखानी है, ठीक है, वो उस ऐसे वर्गों को क्या मिल गया, एक प्लेटफॉर्म, एक मंच मिल गया कांग्रेस के रूप में, ठीक। क्षेत्रीय संस्थाओं का विकसित रूप था। अब कुछ वर्ग कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं कि यह जो है क्षेत्रीय संस्थाओं का एक क्या है, विकसित रूप है। जैसे छोटी छोटी संस्थाओं को हमने देखा, जो कोई जमींदारी के हितों की बात कर रहा था, कोई किसकी बात कर रहा था, राष्ट्रवाद के प्रति प्रेरित करने वाली संस्थाओं के रूप में काम कर रहा था, सामाजिक उद्देश्यों या सामाजिक सुधार के लिए काम कर रहा था, ठीक है, राजनीतिक उत्थान और राजनीतिक जागरूकता के लिए काम कर रहा था। तो ऐसी क्षेत्रीय संस्थाओं का एक क्या है, बड़ा और विकसित रूप क्या है, कांग्रेस है, ऐसा मान, ठीक। एक और क्या कहा जाता है कि अखिल भारतीय संस्था की आवश्यकता की अभिव्यक्ति थी कांग्रेस, ठीक है। अब एओ ह्यूम भी इस बात को समझ रहा है और कई ऐसे उदारवादी नेता भी इस बात को समझते हैं कि तत्कालीन समय में भारत में एक अखिल भारतीय संस्था का होना अनिवार्य था, और कांग्रेस इसी अभिव्यक्ति का क्या था, एक प्रतीक है, ठीक है। जरूरी था एक मंच कि हमको इस मंच के माध्यम से क्या करना है, आगे बढ़ना है, ताकि हमारी बात रखने के लिए कोई ना कोई क्या होना चाहिए, एक मंच जरूर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस के लिए इतनी ही बातें नहीं की गई, है ना, ये तो गोपाल कृष्ण गोखले तक की बात हो गई। इसके अलावा जैसे लोकमान्य तिलक है, स्लाइड में नहीं है, हालांकि इसको थोड़ा सा डील कर देता हूं। जैसे, है ना, सुरक्षा का पाठ का जो सिद्धांत भी जिसपे हमने चर्चा किया, तो गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडिया में इसको क्या किया था, प्रकाशित भी किया था, 1916, ठीक है, होम रूल की जब बात चल रही। कांग्रेस की स्थापना को डफरिन के दिमाग की उपज भी इन्होंने बताया, ठीक है, दोनों चीजें पिछला बता चुका हूं। इस अवधारणा के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों की पूर्ति के लिए स्थापित एक संस्था है, जो कि भारतीयों को समग्र प्रतिनिधित्व नहीं करती है ना। मतलब लोग ये भी जान रहे हैं कि ये किसका है, मतलब डफरिन के मस्तिष्क की उपज है, यानी कहने के मतलब क्या है कि वो ब्रिटिशर्स के या ब्रिटिशों की ही हितों की पूर्ति कर रहा है, ठीक है। यहीं पे एक वर्ड और आएगा कि तत्कालिक कांग्रेस के आलोचकों में कौन कौन अब शामिल हुआ, तो उसको भी समझना कि एक है मार्क्सवादी लोग, ये सभी क्या करते हैं, इसको आलोचना करते हैं कि इसको, कांग्रेस को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बहुत बाद में आया है, आरएसएस जिसको बोलते हैं, सन 1925 के करीब गुरुजी ने इसकी संस्था की क्या की थी, स्थापना की थी आरएसएस की। तो आरएसएस भी इसे क्या मानता है, गलत मानता है कांग्रेस को, ठीक। सीएफ एंड्रूज और गिरजा मुखर्जी इतने अन्य आलोचक हैं किसके, कांग्रेस के, ठीक है, कि कांग्रेस की स्थापना जो है वो अंग्रेजों की ही देन है, एक तरीके से मानते हैं, और कहीं ना कहीं तो वही है हकीकत, ठीक। यहां पर सरकारी दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित हो गया कि ह्यूम जो है वायरस डफरिन के मतानुसार कार्य नहीं कर रहे थे। साथ ही कांग्रेस की स्थापना के पश्चात डफरिन कांग्रेस के प्रति क्या हो गए, असहिष्णु हो गए थे। शुरुआत में क्या हुआ कि एओ ह्यूम ने जो परमिशन ली किससे, डफरिन से, क्योंकि वायसराय है, उसके बिना कहे तो कोई काम किया नहीं जा सकता, नहीं तो क्या कहलाओगे, देशद्रोही कहला जाओगे, ठीक है। तो लेकिन कुछ सरकारी दस्तावेज इस बात को प्रूफ करते हैं, और बाद में डफरिन ने ह्यूम को बहुत गंदी गंदी गालियां दी है,
ठीक है, ऐसा एक जगह लिखा हुआ है किसी इतिहासकार में कि जिस तरीके से ह्यूम के लिए डफरिन ने शब्दों का प्रयोग किया गया वो प्रकाशनीय नहीं है, मतलब उसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता, उसे लिखा नहीं जा सकता। किसके लिए? ह्यूम के लिए। ठीक है, इस बात को साबित जरूर किया गया, लेकिन ह्यूम कहीं ना कहीं किसकी बात को मानकर आगे बढ़ा था? डफरिन की। बाद में उसे लगा कि ये जो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई है वो उसके राह से भटक रहा है, तब उसको फिर सीधा ट्रैक पे लाने का प्रयास किया। ठीक है, यहाँ पे हम उस चीज को मेंशन जरूर करते हैं कि ह्यूम जो है बाद में किसका विरोधी हो गया था? डफरिन का विरोधी हो गया था, इसलिए डफरिन फटेहाल गाली देता है उसको बहुत। ठीक है, उस बात का मैं लिखा, मैंने एक किताब पढ़ी थी, किसकी थी? आधुनिक भारत में, शायद रजनी पामदत्त नहीं, दत्त मजूमदार चौधरी है, किसी किताब पढ़ी थी, उसमें इस बात को मेंशन किया गया है कि उसके लिए बहुत सारी गालियों का प्रयोग किसने किया? डफरिन ने किया था। ठीक है, इसलिए ये कह रहा है कि सरकारी दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित हो गया था कि ह्यूम डफरिन के लिए काम नहीं कर रहा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, समझ में आया? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तड़ित चालक का सिद्धांत, तो तड़ित चालक के सिद्धांत को हम लोगों ने देख लिया है, हालांकि है ना। इस सिद्धांत का उद्भव सुरक्षा कपाट की अवधारणा के थोड़ा से विपरीत हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले के दस्तावेजों को इस सिद्धांत का आधार बनाया गया है। किसके? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, बड़े उदारवादी नेता माने जाते हैं और ये किसके गुरु हैं? गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के दस्तावेजों को इस सिद्धांत का आधार बनाया गया। ध्यान रखना, इस सिद्धांत के अनुसार भारतीय बुद्धिजीवियों ने ह्यूम का उपयोग भारतीय हितों के लिए किया। किसका उपयोग? ह्यूम का उपयोग। ठीक है, भारतीयों द्वारा किया जाए, जो थोड़ी देर पहले बोल रहा हूं मैं। ब्रिटिश सरकार कांग्रेस जैसी अखिल भारतीय संस्था की स्थापना को संदेह की दृष्टि से देखती है थी, वो बाद में है ना, लेकिन किंतु एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी के इस संस्था से जुड़ने के फलस्वरूप यह सरकार को विभाजन का शिकार होने से बचाने की प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, मतलब एक सरकारी विभाजन, जो कहते हैं दो फाड़ में बट जाना, सरकार का नहीं हुआ, उसको विभाजन से बचाने के लिए क्या बन गई? एक संस्था के रूप में बनी। ठीक, इस संदर्भ में प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्र के शब्दों में यह कहा गया है कि अगर ह्यूम और दूसरे अंग्रेज उदारवादियों ने कांग्रेस का इस्तेमाल सुरक्षा वालों के तौर पर करना भी चाहा, तो कांग्रेस के नेताओं ने उनका साथ इस आशा से दिया कि यह लोग कांग्रेस के लिए तड़ित चालक जैसे काम करेंगे और आंदोलनों पर गिरने वाली सरकारी जो दमन है उसके लिए क्या करेंगे? उनको बचाएंगे। सरकारी दमन की जो बिजली गिरेगी उसको बचाने का काम कौन करेगा? ये लोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज भी तो शामिल है ना, 1906 तक शामिल है। कौन? ह्यूम, कई जॉर्ज यूल, उसके अलावा विलियम वेडरबर्न, ठीक है, ये सब इसके अध्यक्ष तक बने हैं। सोचो इस बात को। तो ये भारतीय जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो लोग इस तरीके से उसको भी क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कांग्रेस का माध्यम बन गया ना ये, कि जो अंग्रेजों का जो दमन गिरेगा उसको यहाँ से या इन अंग्रेजों के माध्यम से या कांग्रेस के माध्यम से उसको बचाया जाएगा बाकी लोगों को। समझ में आया? ये तड़ित चालक के रूप में इसको यूज किया गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशनों को देखने से पहले ना यहाँ पर एक चीज और बता देता हूं कि कांग्रेस के लिए और क्या क्या बात बोली गई थी। लास्ट में बताओगे? नहीं, यही बता देता हूं क्या क्या बात और बोली गई थी। जैसे एक बात बोली गई, सबसे पहला कि साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। किसकी प्राप्ति नहीं होगी? लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। किसने कहा? लोकमान्य तिलक ने। ये स्टेटमेंट याद रखना, पूछता है कि साल में एक बार मेंढक की तरह टर्राने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। ठीक है, क्यों कहा था? साल में एक बार दिसंबर में अधिवेशन होता था और साल भर के कार्यक्रमों के लिए हम ये मांगेंगे, हम वो करेंगे, ये अलाना फलाना ढिमका दुनिया भर की बातें कांग्रेस कर रही थी। चाहे स्वराज की बात हो,
स्वदेशी की बात हो, चाहे हम प्रशासनिक सुधार की बात करें, मित व्यवस्था की बात करें, ऐसे तमाम बातों को साल में 3 दिन तक क्या करते थे, दोहराते थे। ठीक है, तो इसीलिए लोकमान्य तिलक क्या कहते हैं कि साल में एक बार मेंढक की तरह टिर्राने से क्या नहीं होगा, हमको हमारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, और लोकमान्य तिलक का ही नारा क्या था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा। जब इसमें उग्रवादी चरण का जो रूप आएगा ना, तब अपन इसको और स्पष्ट देखेंगे। ठीक, दूसरा याचना संस्था, इसको हम लोग उग्रवादी चरण में और इलेबरेट करेंगे। इसको कहा था किसने, विपिन चंद्र पॉल ने। किसने कहा था, विपिन चंद्र पॉल। तीसरा 3 दिन का तमाशा, 3 दिन का तमाशा किसने कहा, अश्वनी कुमार दत्त ने। अश्वनी कुमार क्या कह रहा है उसको, 3 दिन का तमाशा, साल का अधिवेशन है, 3 दिन तक मिलते हैं, अपने लक्ष्यों की बात दोहराते हैं और फिर क्या कर चले जाते हैं। ठीक है, ये कौन कह रहा है, अश्वनी कुमार दत्त कह रहा है। ठीक है, 3 दिन का तमाशा। इन्होंने क्या किया, याचना संस्था, क्योंकि अपनी कार्यप्रणाली में ही उन्होंने याचनाओं को स्थान दिया था। किसने, कांग्रेस ने। मतलब क्या हो रहा है कि आप बार बार स्मरण पत्र, ज्ञापन, याचना पत्र, ऐसे अलग अलग बार बार क्या कर रहे हो, सिर्फ भीख मांगने की बात कर रहे हैं। इसीलिए इसको भिक्षावृत्ति का काल भी विपिन चंद्र पाल ने टाइटल में दिया था, उदारवादी काल को, और इस संस्था को भिक्षावृत्ति संस्था या फिर याचना संस्था कह दिया। किसने, विपिन चंद्र पाल ने। ठीक है, ऐसे ही बाद में करजन आदि ने, डफरिन ने, सब ने कांग्रेस को बुरा भला कहा था। ठीक है, डफरिन ने तो कांग्रेस को देशद्रोही संस्था करार दे दिया था। क्या कह दिया था, देशद्रोही संस्था। ठीक है, सिर्फ कारण क्या था उसके पीछे, ह्यूम से वो बहुत चिढ़ गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसको कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिवेशन है, तो सबसे पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, 1885 में बम्बई में। कहाँ हुआ, बम्बई में हुआ। पहला अध्यक्ष कौन बना, व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया, 72। महत्वपूर्ण चीज है ये, 72 लोगों ने भाग लिया था। और व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष थे। ठीक है, गुड। कैसे अध्यक्ष थे, पहले ईसाई। ठीक, ये हो गया। दूसरा क्या, दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी इसके क्या बने, अध्यक्ष बने। और ये क्या है, पहले पारसी अध्यक्ष है। पहले क्या है, पारसी अध्यक्ष। ठीक, खास बात क्या है इस अधिवेशन की, द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में जब हुआ तो इसी समय नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस किसकी संस्था है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की संस्था है। किसकी संस्था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की संस्था है। इस संस्था का क्या करा दिया गया, कांग्रेस में विलय। कांग्रेस में क्या करा दिया गया, मर्ज करा दिया गया। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को मैंने पहले ही बताया, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। उसके साथ या भारत का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति या भारत का पितामह या ग्रैंडफादर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। 3 बार ये क्या रहे, है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। पहला जो है आपका 1886 में कोलकाता में। ये पहले बन सकते थे, लेकिन कारण क्या है कि स्थानीय व्यक्ति जो है वो क्या नहीं बन सकता है, कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन सकता है। कांग्रेस का अधिवेशन जहां हो रहा होगा वो स्थानीय स्थान, मतलब जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में हो रहा है, तो महाराष्ट्र का कोई भी स्थानीय व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा, दूसरे राज्य का व्यक्ति ही बनेगा। अब ये कहां हो रहा था, कलकत्ता में हो रहा था ना कि बंगाल में हो रहा था, तो अब वहां के व्यक्ति को क्या बनाया गया, मतलब महाराष्ट्र के व्यक्ति को क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, वहां का व्यक्ति नहीं बनेगा, ध्यान में रखना। कांग्रेस के तमाम अधिवेशन आप देख लेना, वहां के स्थानीय व्यक्ति को अध्यक्ष नहीं बनाएगा जहां वो अधिवेशन हो रहा हो। ठीक है, वो स्वागत अध्यक्ष के तौर पर काम करता है वहां पे कार्यक्रम के लिए। ठीक, तो 1886 में कोलकाता में पहली बार बने, 1893 में लाहौर में बने, उसके बाद 1906 में कोलकाता में बने। ठीक है, 1907 का सूरत विभाजन और 1906 में भी जो विभाजन का एक क्या रखा गया था, या विभाजन की कगार पर कांग्रेस आ रही थी, तो उस दौरान भी किसको बनाया गया था,
दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, यहीं से उदारवादी और उग्रवादियों के बीच में बहुत ज्यादा क्लैश चालू हो गया था 1906 के बाद से। ठीक, इसके बाद अगला जो तीसरा अधिवेशन हुआ वो 1887 में हुआ है। ये कहाँ हुआ? मद्रास में। कहाँ हुआ? मद्रास। पहला बंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास। इसके अध्यक्ष कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन बना? बदरुद्दीन तैयब जी। ये पहले क्या हैं? मुस्लिम। ठीक, कौन है पहले? मुस्लिम। अभी तक हिंदू बना ही नहीं है। ठीक, पहला किस? ईसाई, दूसरा पारसी, तीसरा मुस्लिम। ठीक, ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के सभी समुदायों, कांग्रेस सभी समुदायों की प्रतिनिधि है, इन्हीं का स्टेटमेंट था। ठीक है, क्या कहते हैं ये? कांग्रेस इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल कम्युनिटीज। ठीक है, कांग्रेस जो है वो सभी समुदायों की क्या है? संस्था है या प्रतिनिधि है। कौन कहता है? बदरुद्दीन तैयब जी अपने अध्यक्षीय भाषण में इस बात को बोला था। ठीक, अगला अधिवेशन हुआ, चौथा अधिवेशन, ये हुआ था इलाहाबाद में। सबसे बड़ा अधिवेशन था। ठीक है, इसमें कुछ संख्या थोड़ा थोड़ा मेरे को याद है, मैं बता देता हूं। इसमें 72 लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें लगभग 129 ने, इसमें 629 लगभग के आसपास के लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें कुल 1209 लोगों ने हिस्सा लिया। कितना? 1209। धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। इस इलाहाबाद अधिवेशन का पहला जो अध्यक्ष बना, अंग्रेज अध्यक्ष, वो कौन है? जॉर्ज यूल। इसीलिए मैं बताया हूं कि जॉर्ज यूल को लोग पहला ईसाई अध्यक्ष मार के टिक मार देते हैं, लेकिन व्योमेश चंद्र बनर्जी वो पहले ईसाई अध्यक्ष हैं। ये ध्यान में रखना, ध्यान में रहेगा पक्का? भारत माता की। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रहे ये। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन अंग्रेज जो है कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? एक का नाम क्या? विलियम विडरबर्न। ठीक है, 1889 में। अल्फ्रेड वेब, ये मद्रास में 1894 में रहा। हेनरी कॉटन, मुंबई 1904 में। ऐसे ही 1904-06 तक जो है क्या रहे हैं? कांग्रेस जो है सॉरी अंग्रेज जो है कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने हैं। क्लियर है? तो इनके अलावा, जॉर्ज यूल के अलावा, विलियम वेडरबर्न बंबई में 1889 में, अल्फ्रेड वेब मद्रास 1894 में, और हेनरी कॉटन मुंबई 1904। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलो, लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ऑफ इंडिया की इन्होंने क्या की थी? स्थापना की थी, और इंडिया नामक पत्रिका निकाल। ठीक है, कि कौन सी नामक पत्रिका? इंडिया नामक पत्रिका। ब्रिटिश अधिकारियों पर क्या लगाया इन्होंने? रोक लगाया। ठीक है, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, जो है ना इस समय कुछ कहना चाहिए कि इन्फ्लुएंस क्रिएट करने वाले जो लोग थे, उन पर इन्होंने क्या कराया था? रोक लगाया था इस चीज को। ठीक, पांचवा अधिवेशन हुआ 1889 में बंबई में। कहां हुआ? सॉरी, बंबई में हुआ, सर विलियम वेडरबर्न के नेतृत्व में। उनकी अध्यक्षता कौन की? किसने? कौन थे अध्यक्ष इसके? सर विलियम वेडरबर्न। ठीक, इसमें क्या खास बात हुई कि कांग्रेस ने इस समय मताधिकार की जो आयु है वो कितनी तय की? 21 वर्ष तय की। कितने? 21 वर्ष। दूसरा, बाल गंगाधर तिलक ने भी इस समय पहली बार भाग लिया। बाल गंगाधर तिलक कब भाग ले रहे हैं? 1889 में, है ना, 1889, यानी कांग्रेस के 5वें अधिवेशन में किसने भाग लिया? बाल गंगाधर तिलक ने। ये विलियम वेडरबर्न को इसलिए और जाना जाता है क्योंकि यही ए.ओ. ह्यूम का क्या है? ए.ओ. ह्यूम की जीवनी का राइटर है, लेखक है। ए.ओ. ह्यूम की जीवनी किसने लिखी है? विलियम वेडरबर्न ने लिखी है। याद रहेगा किसने लिखा है? विलियम। ठीक है, किसकी जीवनी? ए.ओ. ह्यूम की। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन देता है, इसको ध्यान में रखना। इसके बाद छठवां अधिवेशन हुआ 1890 में, कलकत्ता में हुआ। सर फिरोज शाह मेहता। ठीक है, कौन? सर फिरोज शाह मेहता। इस समय इनके इस अधिवेशन में प्रथम महिला स्नातक, जो पहली महिला ग्रेजुएट थी भारत की, कादम्बिनी गांगुली। क्या नाम था उसका? भारत की पहली महिला स्नातक कौन है? ग्रेजुएट कौन है? कादम्बिनी गांगुली। इसने इस अधिवेशन में भाग लिया था, है ना। उसके अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता। ठीक है, फिरोज शाह मेहता का नाम बहुत अच्छे से याद रखे रहना। एक तो उदारवादी था, दूसरा कांग्रेस के पूरे कार्यक्रमों का सचिव यही था, ये तय करता था कार्यक्रम का अधिवेशन कहाँ होगा।
ठीक है। तो 1907 में ना जब जूते चप्पल फेंक के मारे गए ना, तो उस दौरान एक जूता इसको भी पड़ा था, सीरियसली बता रहा हूँ, है ना। उस अधिवेशन में जब तिलक और लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने को बनाना चाहते थे उग्रवादी, इधर उदारवादी अलग किसी को चाहते थे, रास बिहारी बोस को चाहते थे, वो हंगामा जो हुआ ना सूरत के अधिवेशन में, उस हंगामे में ये मौजूद थे उस समय। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता दोनों बैठे हुए थे ना मंच की तरफ में, तो जूता चप्पल जब फेंक के मारा गया ना, तो एक इनको पड़ा था उस समय। मैं किताब में पढ़ा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, है ना, बिना पढ़ी पढ़ाई या सुनी सुनाई बातों को मैं नहीं बताता, ठीक है। तो ध्यान में रखना फिरोज शाह मेहता को, ठीक। अब आते हैं कि प्रतिक्रिया क्या हुई या किस तरीके से रिएक्शन हमको मिल रहा था। तो अंग्रेजों का रिएक्शन कैसा था या ब्रिटिशर्स का रिएक्शन कैसा था? तो शुरुआत में तो हमको पहले क्या मिला, सहयोग मिला, लगभग लगभग 1906 तक थोड़ा थोड़ा, लेकिन धीरे से सब क्या हो गए, विरोधी हो गए, किसके? कांग्रेस के। पूरे क्या हो गए फिर, जैसे ही अब मुद्दों की बात चालू हुई ना, जैसे ही उग्रवादी जो चरण चालू होता है, उसके बाद फिर ये क्या हो गए, विरोधी हो गए, ठीक। व्यापारी वर्ग जो था, तो व्यापारी वर्ग का शुरू से ही क्या मिला, एक कोलैबोरेटिव नेचर मिला, सहयोगात्मक उनका क्या मिला, रवैया हमको मिला। जमींदार आदि जो थे, है ना, एक अभिजात्य वर्ग जो था, वो हमेशा हमारा विरोधी निकल गया। क्यों? क्योंकि अब हम निम्न वर्ग की भी बात कर रहे हैं, लगान कम करने की बात कर रहे हैं, कुछ सुधार की बात कर रहे हैं, तो हमारा विरोधी था, ठीक है। यानी कि किसका? कांग्रेस का। आम जनता, तो आम जनता जो है, पहले मध्यम वर्ग, शिक्षित, फिर आम जनता, धीरे धीरे क्या हुआ, नीचे तक पहुंचा है। गांधी जी के समय तक ये अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा कांग्रेस, है ना। गांधी जी के समय अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा, क्योंकि उन्होंने जो क्या कहते हैं, कांग्रेस की सदस्यता राशि 1 रुपया कर दी, ठीक है, हटा के। पहले एक उच्च वर्ग तक सीमित था, फिर उसमें तिलक और लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पॉल जैसे लोग आए तो मध्यम वर्ग तक आया, फिर शिक्षित वर्ग, और फिर आम जनता तक, जो एकदम आम जनता मतलब मैंगो पीपल, है ना, जनरल पब्लिक, ठीक है। तो आम जो जनता है, वहां तक क्या क्या हुआ, गांधी के समय तक पहुंची कांग्रेस, ठीक है। नहीं तो पहले तो श्रमिक या मजदूर, किसान, यहाँ तक कांग्रेस की तो पहुंच ही नहीं थी। बाद में जनमानस लोगों को लेने का जो काम है, एक मध्यम वर्ग लोगों को खींचने का काम तिलक ने किया, फिर एकदम ग्राउंड लेवल पर पहुंचाने का काम गांधी ने किया बाद में कांग्रेस को, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? अब इसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस की प्रकृति कैसी बदलती चली गई, उसको हम देखते हैं, और क्या नया चीज आया या क्या उद्भव हुआ। एक सबसे पहले क्या, उदारवादी और नरमपंथी जो फेज देखते हैं, जिसको हम लोग मॉडरेट फेज देखते हैं, नेशनल मूवमेंट इसी फेज पे चला है, ठीक है। क्या मॉडरेट फेज या उदारवादी चरण या नरमपंथी समय चरण बोलते हैं इसको, है ना। जो उदारवादी जितना भी कांग्रेस की न्याय या कांग्रेस के जितने भी लोग जो उदारवादी हृदय के थे या अंग्रेजों की नीतियों में वह न्यायप्रियता देखते थे उसके प्रति, तो ऐसे तमाम जो लोग हैं या तमाम प्रकार की जो उस समय की एक्टिविटी है, वो इसी चरण में हम लोग देखेंगे बेसिकली, ठीक है। यहीं पे कि कांग्रेस इन लोगों ने क्या क्या काम किया, है ना। कुछ कुछ मुड्डी मैन कमेटी वगैरह का गठन वगैरह सब इन्हीं के प्रयासों से हुआ है, हालांकि वो बहुत लंबे समय तक छोटे छोटे ही सुधार हुए, बड़ा कोई काम नहीं हुआ इस समय, ये ध्यान में रखना। तो ये क्या है, 1885 से लेकर 1905 तक का जो समय है, वो उदारवादी युग कहलाता है। उग्रवादी युग या गर्मपंथी चरण जो है 1905 से 1913 के बीच का समय है, और ये वो समय है जब बंगाल का क्या हुआ है, विभाजन हुआ है। किसका विभाजन हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ है। और इस दौरान ये ध्यान में रखना कि 3 बड़े नायकों का, लाल, बाल और पाल, ऐसे लोगों का क्या हुआ, भारत में इंट्रोड्यूस हुआ, तब ये चरण में ज्यादा हम क्या देखते हैं, इंपैक्ट देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर अगला आता है क्या, गांधीवादी चरण, ठीक है। तो इसमें पूरा कंप्लीट गांधीवाद को हम लोग देखते हैं और गांधी के आंदोलन को देखते हैं। तो इस तरीके से पूरा आंदोलन क्या हुआ है, कंटिन्यूअसली आगे बढ़ा है, ठीक है। 1915 में गांधी आ गए, और 1915 के बाद जो है भारत में गांधीवादी जो नीतियां थी या गांधी की जो विचारधारा थी, उसके दार्शनिक विचारधाराओं पर, उसके कहना चाहिए कि आंदोलन की जो पॉलिसी थी, आंदोलन का जो स्वरूप था, उस स्वरूप पे क्या होने लगे, भारत में अब आंदोलन होने लगे, ठीक है। इसीलिए पूरे कंप्लीट इरा को 1987 तक के इरा को हम लोग गांधीयन इरा के नाम से जानते हैं, ठीक, या गांधी युग के नाम से जानते हैं, या गांधीवादी चरण के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्या हुआ, आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको डिस्कशन करना है या किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप उसको क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो।
ये कोई डाउट है ना? अब तक जो पढ़े उसमें कहीं पे कोई शंका आई? सब क्लियर है एकदम, है ना? तो फिर से ये वीडियो फिर डाल दिया जाएगा, उसको दोबारा देख लेना, नोट्स भी डाल दिया जाएगा तो उसको भी देख लेना, और उसके बाद भी कोई डाउट आता है तो कल की क्लास में आप मेरे को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करें। धन्यवाद।